Hello students, today we will cover the topic gas lasers. Gas lasers. As we have learned about the solid state lasers. So we have learned the ND arc laser, ND glass laser and 2B laser under the solid state lasers. Now we are going to the topic gas lasers. So uh, in gas lasers, the first laser is your the helium neon laser. ठीक है, आपके सिलेबस में दिए हैं कुछ गैस लेजर्स, तो उनमें जो हम सबसे पहले एक हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गैस लेज़र की कैटेगरी में है आपके। फर्स्ट जो है हीलियम नियॉन लेज़र। ओके, तो गैस लेज़र्स की आप अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है या कुछ भी है तो आपको उसमें देखना है कि कौन कौन से गैस लेज़र्स हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। ओके, so the helium neon laser. So this helium neon laser was the first laser which is operated successfully. So the helium neon laser was the first gas laser. First gas laser. तो पहला गैस लेज़र जो था आपका वो था हीलियम नियॉन लेज़र। ओके, कई गैस लेज़र हैं बट फर्स्ट जो एग्जिस्टेंस में आया गैस लेज़र दैट इज हीलियम नियॉन लेज़र। ओके, in solid state lasers, the pumping is usually done using a flash lamp or a continuous high power lamp. सॉलिड स्टेट लेज़र्स के बारे में हमने पढ़ा था, रूबी लेज़र, एनडी आर्क लेज़र या एनडी ग्लास लेज़र जो भी है, या हमने जो शुरुआत में लेज़र्स पढ़े थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो ये जब हम लेज़र्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल कैविटी एंड ये सब कुछ पढ़ा था हमने, कैसे लेज़र बनाया जा सकता है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि पंपिंग जो होती है वो कैसे की जाती है। पंपिंग इज यूजुअली डन यूजिंग अ फ्लैश लैम्प और अ कंटिन्यूस हाई पावर लैम्प। जो पंपिंग का हमारे पास जो सोर्स है वो क्या होता है, या तो फिर फ्लैश लैम्प होता है या कोई कंटिन्यूस हाई पावर लैम्प होगा, जैसे कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो सच अ टेक्निक इज इफिशिएंट इफ द लेजिंग सिस्टम हैज़ ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड्स। तो वो टेक्निक जो है वो तभी इफ़िशिएंट है अगर लेजिंग सिस्टम जो है वो उसके पास ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड हो, ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जो आपने पहले पढ़ा था सॉलिड स्टेट लेज़र की बात। बट गैस लेज़र्स में क्या होता है? सो इन गैस लेज़र्स सिंस द एटम्स हैव द शार्प एनर्जी लेवल्स, तो वहाँ पर गैस लेज़र के केस में जो आप पढ़ रहे हो गैस लेज़र, तो उन गैस लेज़र के केस में जो है ऐसा नहीं होता जैसे हम सॉलिड स्टेट लेज़र में पढ़ते थे कि ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते थे। एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो होते थे वो काफ़ी ब्रॉड होते थे। ठीक है, बट यहाँ पर शार्प एनर्जी लेवल्स हैं, शार्प एनर्जी लेवल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, तो गैस लेज़र्स में ये याद रखना है कि एटम्स जो हैं उनके पास शार्प एनर्जी लेवल्स हैं एज कम्पेयर टू दोज इन दी सॉलिड स्टेट लेज़र्स। सो यहाँ पर अगर ऐसे शार्प एनर्जी लेवल्स हैं तो पंपिंग कैसे की जाती है? हेंस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज टू पंप दी एटम्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड है इसको यूज़ किया जाता है पंपिंग करने के लिए। ओके, जैसे कि सॉलिड स्टेट लेज़र में हम क्या यूज़ करते थे, फ्लैश लैम्प या फिर कंटिन्यूस हाई पावर लैम्प, बट यहाँ इन केस ऑफ द गैस लेज़र वी यूज़ द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू पंप द एटम्स। ओके, the helium neon laser consists of a long and narrow discharge tube. This helium neon laser consists of a long and narrow discharge tube. एक लॉन्ग ट्यूब होती है एंड बहुत नैरो होती है। ठीक है, काफ़ी पतली सी लंबी सी एक ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है वो। ओके, एंड जिसकी की डायमीटर जो है वो 2 to 8 मिलीमीटर और लेंथ जो है इसकी 10 to 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो होती है 10 से लेकर के मैक्सिमम जो उसकी हो सकती है वो 100 सेंटीमीटर हो सकती है, और लेंथ जो इसकी मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इसकी जो ये डायमीटर है ये, ठीक है, वो है 2 to 8 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में इसकी डायमीटर है तो इसका मतलब ये बहुत नैरो है। ठीक है, और लेंथ इसकी ठीक ठाक है,
सेंटीमीटर्स में, विच इज filled with helium and neon with typical pressures of 1 torr and 0.1 torr. तो ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये किस किस से मिलके बना है? एक तो आपका इसमें क्या होगा, एक लंबी सी और नैरो जो है डिस्चार्ज ट्यूब होगी जिसके अंदर की हीलियम और नियॉन जो है वो टिपिकल प्रेशर, यानी कि हीलियम का जो प्रेशर है वो है, हीलियम गैस का प्रेशर होगा 1 टॉर, और ये टॉर जो है वो प्रेशर की यूनिट है, ओके ठीक। एंड नियॉन जो है वो 0.1 टॉर। तो आप देख रहे होंगे कि एक तो आपके पास है 1 टॉर और एक है 0.1 टॉर। तो हीलियम का जो प्रेशर है वो कितना है, 10 गुना, 10 टाइम्स 10 गुना ऑफ नियॉन गैस प्रेशर, ठीक है। तो हीलियम का जो प्रेशर, हीलियम गैस का जो प्रेशर है वो नियॉन गैस के प्रेशर से 10 गुना ज़्यादा है, ओके। द एक्चुअल लेजिंग एटम्स आर दी नियॉन एटम्स। तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेजिंग एटम्स जिनको हम कह रहे हैं, लेजिंग, जिनकी वजह से कि लेजिंग एक्शन हो रही है यहाँ पर, वो नियॉन एटम्स हैं, ओके। एंड हीलियम इज यूज्ड फॉर अ सेलेक्टिव पंपिंग ऑफ द अपर लेजर लेवल ऑफ द नियॉन। और ये जो हीलियम है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सेलेक्टिव पंपिंग ऑफ द अपर लेजर लेवल ऑफ द नियॉन। ये जो अपर लेजर लेवल है जो नियॉन का, उसको पंप करवाने के लिए, ओके। सो दिस जो मेन जो रोल है, मेन जिसे हम कहेंगे कि लेजिंग एक्शन में जो लेजिंग जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से होती है, तो नियॉन एटम्स की वजह से, ओके। द लेजर रेजोनेटर में कंसिस्ट ऑफ आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल मिरर्स। तो ये जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं, इस तरीके से लेजर रेजोनेटर होगा एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ द आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल मिरर्स। ये मिरर्स लगे हुए हैं, ओके, दिस and these are the Brewster windows. ओके। और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसमें ब्रूस्टर विंडोज लगाए गए हैं। नाउ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम एंड नियॉन। सो हीलियम और नियॉन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो क्या है, वो इस तरीके से है। ये आपका जो है इसमें हीलियम और एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो हीलियम का और नियॉन का इस तरीके से है यहाँ, ठीक है। ये हीलियम का है और यहाँ नियॉन का है। तो लो लाइंग एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम एंड नियॉन टेक्स पार्ट इन द हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर में जो लो लाइंग एनर्जी लेवल्स हैं हीलियम के और नियॉन के, वो जो हैं वो लेजिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लो लाइंग जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हैं आपके ये S, ये वाले और ये वाले F2 F3 एंड यहाँ E3 E5 E3 से लेकर के E6 तक। तो जनरली ये क्या है आपके लो लाइंग एनर्जी लेवल्स हैं, ओके। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द गैस। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो गैस के थ्रू पास होता है तो होता क्या है, वो उसको आयनाइज कर देगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सिलरेटेड डाउन द ट्यूब कोलाइड विद हीलियम एंड नियॉन एटम्स। होता क्या है कि जैसे ही ये जो है आयनाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सिलरेट हो जाएंगे ट्यूब की डाउनवर्ड, ट्यूब की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, ट्यूब में नीचे की तरफ, एंड ये कोलिजन करते हैं हीलियम और नियॉन एटम्स के साथ, ठीक है। और हीलियम और नियॉन एटम्स के साथ जब ये कोलिजन कर लेते हैं, टक्कर करते हैं, तो ये एक्साइट कर देते हैं उनको हायर एनर्जी लेवल्स के लिए। तो यहाँ पर जो जैसे कि हमने कहा था कि वहाँ पर सॉलिड स्टेट लेजर्स में हम इस प्रोसेस को यानी कि एक्साइट करने के लिए एटम्स को हम क्या यूज़ करते थे, वहाँ पर पंपिंग यूज़ करते थे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम्स को ले जाने के लिए हम पंपिंग यूज़ करते थे, ठीक है। और पंपिंग का सोर्स जो होता था वो क्या होता था, फ्लैश लैम्प होता था या कोई ब्रॉड एनर्जी सोर्स,
ठीक है। बट यहाँ पर जो पंपिंग प्रोसेस है, ये पंपिंग प्रोसेस ही हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसको यूज़ किया जाता है पंपिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पंपिंग की ही प्रोसेस लिखी हुई है कि electrons which are accelerated down the tube collide with helium and neon atoms and excite them to higher energy levels, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल्स तक के लिए उनको एक्साइट कर देता है हीलियम और नियॉन के एटम्स को, उनसे क्या करता है, टक्कर करता है, उनसे कोलिजन करता है, उनसे कोलाइड करता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। So the helium atoms tend to accumulate at levels F2 and F3 due to their long lifetimes. So helium atoms क्या होते हैं, ये जो helium atoms हैं ये क्या करते हैं, excited state में जाने के बाद ये F2 and F3 आर दी एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या करते हैं, F2 और F3 में जो है अकोमुलेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि F2 और F3 जो लेवल हैं एनर्जी लेवल्स, किसमें, ये हीलियम के लिए है ना, ठीक है। हीलियम में जो ये F2 और F3 एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें जब ये अकोमुलेट होते हैं ये हीलियम एटम्स इन दोनों ही एनर्जी लेवल्स में क्यों अकोमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ टाइम्स है, हीलियम की लाइफ टाइम जो है वो कितनी है, लगभग इसमें 10⁻⁻⁴ सेकेंड। एंड यहाँ पर जो है नियॉन की जो लाइफ टाइम है यहाँ पर वो कितनी है, 5 × 10⁻⁶ सेकेंड। तो हीलियम एटम और नियॉन एटम की जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁴ सेकेंड एंड 10⁻⁶ सेकेंड की है, 6 सेकेंड के ऑर्डर की है। ओके, सो ये इसका मतलब लॉन्ग लाइफ टाइम को हमें हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट लाइफ टाइम हो वो नैनो सेकंड्स में होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइफ टाइम्स है ये उनसे कई ज़्यादा इनकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी है, यानी कि लॉन्ग लाइफ टाइम है। इसलिए एटम, हीलियम के एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद F2 और F3 में क्या करेंगे, अकोमुलेट होना शुरू कर देंगे। ओके, सो एनर्जी ऑफ द लेवल्स E4 एंड E6 ऑफ नियॉन एटम्स, जो एनर्जी है ये वाली देखो यहाँ, ये नियॉन एटम के लिए एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं E6, ये देखो आप यहाँ पर पहले ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, फिर ये है E2, फिर ये है आपका, अच्छा ये एक मिनट क्रॉप हो गया शायद, ये E2 है, दिस इज E2, this is E3 and this is E4, sorry, this is E2, this is E3, this is E4 and this is E5 and this is E6। okay, so ये आप कहीं सही कर लेना आप इसमें, ये है आपका E3 and this is E5, ठीक है, और ये E4 और E6 तो हैं, तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर ये छुप गया है। सो हीलियम एनर्जी ऑफ द लेवल्स E4 एंड E6 ऑफ द नियॉन एटम्स, ये जो एनर्जी लेवल्स बनाए गए हैं इसमें E4 एंड E6 की जो एनर्जी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर F2 और यहाँ पर है E4, यहाँ है F3 और यहाँ पर है E6। ओके, सो एनर्जी लेवल्स जो हैं या एनर्जी ऑफ द लेवल्स हम कह सकते हैं E4 और E6 की, वो लगभग बराबर है एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम इसकी इस लेवल में F2 एंड F3, ठीक है। तो हीलियम एटम की जो F2 और F3 की F2 एंड F3 लेवल्स की जो एनर्जी है वो नियॉन एटम के E4 एंड E6 लेवल्स की जो एनर्जी है उनके बराबर है लगभग। ओके, सो एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलाइडिंग विद neon atoms in the ground state can excite the neon atoms to E4 and E6। तो होगा क्या, जो हीलियम एटम्स, एक्साइटेड हीलियम एटम्स हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, जो कि नियॉन के साथ कोलाइड, नियॉन एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, वो कैन एक्साइट, वो एक्साइट कर सकते हैं नियॉन एटम्स को E4 एंड E6 लेवल्स में जाने के लिए, ठीक है। जो हीलियम एटम्स हैं, एक्साइटेड हीलियम एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे नियॉन एटम्स के साथ
नियॉन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे एंड देन इन नियॉन एटम को वो E4 एंड E6 लेवल में क्या करेंगे, भेजेंगे एक्साइट करके। ओके, सो सिंस द प्रेशर ऑफ हीलियम इज 10 टाइम्स दैट ऑफ द नियॉन, ये अभी हमने पढ़ा था, नियॉन का जो प्रेशर है वो 1.0.1 टॉर है और जो हीलियम है उसका जो प्रेशर है वो है 1 टॉर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हीलियम है इसका जो प्रेशर है वो 10 टाइम्स है नियॉन की। ठीक है, सो द लेवल्स E4 and E6 of neon are selectively populated as compared to other levels of neon। क्योंकि इनका प्रेशर कम है नियॉन का, हीलियम का इसका मतलब ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। तो लेवल्स E4 and E6, E4 and E6, this and this E4 and E6 of neon are selectively populated as compared to other levels of neon। ओके, सो ये जो है E4 and E6 लेवल्स की जो लेवल्स जो हैं वो सिलेक्टिवली पॉपुलेटेड, ये पॉपुलेटेड हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर लेवल्स ऑफ नियॉन। ये जो अदर लेवल्स हैं इसके सपोज ये जो E2 है, E2, E3, E5, तो इनकी कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि ये जो E6 एंड E4 हैं, जो इनके ये जो हैं, ये जो लेवल्स हैं, इनमें जो है पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनकी जो लेवल्स की जो एनर्जी है वो लगभग बराबर है यहाँ ये हीलियम की इन वाले लेवल्स के बराबर। ठीक है, और हीलियम की जो हमें पता है कि प्रेशर जो है वो कितना है, 10 टाइम्स ज़्यादा है किसकी, नियॉन की। तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, और यहाँ जो है इसके केस में, नियॉन के केस में, जो नियॉन जो है, नियॉन का जो प्रेशर है, नियॉन गैस का जो प्रेशर है वो 10 टाइम्स कम है हीलियम गैस के प्रेशर की कंपैरिजन में। ओके, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ही एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर उधर, दूसरे लेवल में जो है जंप करेंगे या स्पॉन्टेनियसली इमिटेड हो जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है कम है इसलिए अक्यूमुलेट रहेंगे या फिर पॉपुलेशन को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं ये एनर्जी लेवल्स इसमें नियॉन। ओके, क्यों? क्योंकि नियॉन एटम्स का जो प्रेशर है हीलियम नियॉन लेज़र में वो कंपैरेटिवली कम है हीलियम के। ठीक है, सो ट्रांजिशन बिटवीन E6 and E3 produces the very popular 6328 angstrom line of d helium neon laser। तो इसलिए जो ट्रांजिशन है E6 and E3, this is E6 and this is E3। ओके, तो सबसे ज़्यादा दिस, ओके ये भी यहाँ पर था, कटा हुआ नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ओके ओके ओके, ये सही है, दिख रहा है आपको, ये E3 एंड ये जो मैं बता रही थी आपको ये सही है, ये E3 है, ये E5 है, ये E2 है, ये E4 एंड ये E6 है। ओके, सो यस, so transition between E6 and E3, E6 and E3, E6 and E3, E6 and E3 के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से जो हमें लेज़र की वेवलेंथ जो है, कौन सी वेवलेंथ की लेज़र मिल रही है, लेज़र लाइट मिल रही है 633 nm, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो फिगर में
633 nm, और 633 nm का मतलब कितना एंगस्ट्रॉम हुआ? (10⁻⁹) ओके। या फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁻ से और डिवाइड कर दे 10⁻⁻1 से, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, और ये जो 633 था इसके अपॉन में 10⁻⁻1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इनटू में हो जाएगा 10। ओके, तो 6330 एंगस्ट्रॉम लगभग लिख लेते हैं, बट 6328 एंगस्ट्रॉम होता है वैसे एक्चुअली एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो वो यही है, कौन सा, ये जो E6 और E3 के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, E6 और E3 के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला है, E6 और E3 के बीच में ट्रांजिशन। ओके, तो E6 और E3 के बीच में जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से हमें जो लेज़र लाइट मिल रही है दैट इज़ 633 nm और 6328 एंगस्ट्रॉम। ओके, so transition between E6 and E3 produces the very popular 6328 angstrom line of the helium neon laser. So this is very popular line, 6328 angstrom. Okay, now neon atoms de-excite through spontaneous emission from E3 to E2. E3 से E2 में नियॉन एटम्स जो हैं वो डी एक्साइटेड हो रहे हैं, E3 से और E2 में, E3 से E2 में यहाँ स्पॉन्टेनियसली जो है वो क्या होते हैं, एटम्स डीके होते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम है वो E3 में कितना है, केवल 10⁻⁻8 सेकेंड। ओके, लाइफ टाइम जो है इनका केवल कितना है E3 वाले लेवल में, 10⁻⁻8 सेकेंड्स, 10⁻⁻8 seconds. So this time is shorter than the lifetime of level E6. इस जो ये जो टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड, ये E6 वाले लेवल की, E6 लेवल की जो लाइफ टाइम है दैट इज़ E6 का लेवल है 10⁻⁻7 सेकेंड। सो 10⁻E6 के जो लाइफ टाइम है वो 10⁻7 सेकेंड है, और E2 जो है इसका लाइफ टाइम है 10⁻8 सेकेंड। तो कौन सा छोटा हुआ, 10⁻8 सेकेंड। ओके, सो 10⁻8 सेकेंड जो है वो यानी कि E3 की जो लाइफ टाइम है, E3 लेवल में जो एटम्स की लाइफ टाइम है वो है 10⁻8 सेकेंड, वो बहुत वो कम है देन द लाइफ टाइम ऑफ द लेवल E6। ओके, सो वन कैन अचीव स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E6 एंड E3। तो इसलिए क्योंकि इसकी लाइफ टाइम E6 की E3 से, सॉरी एक मिनट, E6 की जो लाइफ टाइम है वो है 10⁻⁻8 सेकेंड, सॉरी 10⁻⁻7 सेकेंड, एंड E3 की जो है 10⁻⁻8 सेकेंड। ओके, सो इसलिए क्योंकि यहाँ इसकी जो लाइफ टाइम है वो इससे ज़्यादा है, इस वाले से ज़्यादा है इसकी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है एटम्स जो हैं वो काफ़ी देर तक रह सकते हैं, और इस वजह से इनके बीच में यानी कि E6 और E3 के बीच में एक पॉपुलेशन स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है E6 और E3 के बीच में, ठीक है। तो E6 और E3 के बीच में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमें जो लेज़र लाइन मिलती है वो है 633 nm या फिर 6328 एंगस्ट्रॉम की। ओके, तो ये क्यों होता है, इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि E6 की जो लाइफ टाइम है वो E3 की जो लेवल की जो लाइफ टाइम है उससे जो है वो क्या है, वो कम है।
या फिर हम कह सकते हैं कि E3 की जो लाइफ टाइम है, E3 में जो एटम्स की लाइफ टाइम है वो E6 लेवल से क्या है, E6 लेवल के लाइफ टाइम से क्या है, कम। ठीक है। सो लेवल E2 इज मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल एंड द स्टैंड टू कलेक्ट द एटम। सो ये E2 का क्या काम है, क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है इसलिए ये एटम्स को कलेक्ट करने का काम करता है। ओके, so thus tends to collect the atoms and the atoms from this level relax back to the ground level mainly through collisions with the walls of the tube। तो ये जो E2 है वो मेटास्टेबल स्टेट है। तो अब क्या होता है, यहाँ से एटम्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स बैक होते हैं और वो क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं और ग्राउंड स्टेट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की तरफ जब वो जा रहे हैं तो वो क्या कर कैसे जाते हैं, कोलिजन कोलाइड करते हुए वॉल्स ऑफ द ट्यूब के साथ। कि ट्यूब की वॉल, जो ट्यूब है हीलियम नियॉन लेज़र में, जो ट्यूब हमने बताई थी आपको, ट्यूब के अंदर जो है हीलियम नियॉन जो है गैस भरी हुई है। तो उस ट्यूब की वॉल के साथ ये एटम्स जो हैं वो E2 लेवल से ग्राउंड लेवल में जाते हैं थ्रू दी कॉलिजन्स विद द वॉल ऑफ द ट्यूब। वॉल जो ट्यूब की वॉल है उसके साथ कोलाइड करते हुए ये जो है E2 स्टेट से ग्राउंड लेवल स्टेट में रिलैक्स होते हैं। ओके, सो since E2 is metastable, it is possible for the atoms in this level to absorb and spontaneously emitted radiation in the E3 to E2 transition to be re-excited to E3। तो क्योंकि E2 जो है एक मेटास्टेबल स्टेट है, अभी हमने पढ़ा मेटास्टेबल स्टेट है, एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द एटम्स इन दिस लेवल टू एब्जॉर्ब the spontaneously emitted radiation in the E3 to E2 transition। so E2 ये मेटास्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पर जितने भी एटम्स जो हैं, क्योंकि अभी बताया था हमने E2 स्टेट जो है वो एटम्स को कलेक्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। तो एटम्स को कलेक्ट करने की प्रवृत्ति जो रखता है ये क्यों रखता है, because atoms in this level to absorb the spontaneous emitted radiation from E3 to E2। क्योंकि E3 से जो E2 में आते हैं ये एटम्स, ये एटम्स की पॉसिबिलिटी को बना देता है E3 से E2 में आने के लिए। ओके, ये E2 इस तरीके का स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है। और ये क्या पॉसिबिलिटी बनाता है कि ये जो E3 में जो एटम्स हों जो कि जो E2 में आ जाएं, उनको फिर से री एक्साइट करके ये क्या करें, E3 लेवल में भेज दें। तो ये री एक्साइट करने का काम भी करते हैं। सो हेंस क्या होता है कि गेन इन दिस लेज़र ट्रांजिशन इज़ फाउंड टू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग ट्यूब डायमीटर। इसलिए जो गेन होता है लेज़र ट्रांजिशन का वो इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग ट्यूब डायमीटर। ट्यूब डायमीटर को जब हम डिक्रीज कर देते हैं तो लेज़र ट्रांजिशन ऐसा पाया गया है कि लेज़र ट्रांजिशन जो है वो इंक्रीज होता है। तो जितनी नैरो जो है वो ट्यूब होगी उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा, लेज़र ट्रांजिशन होगा। इसलिए जो गैस लेज़र्स हैं उनमें ये जो डायमीटर है ट्यूब की वो बहुत कम होती है, इसलिए ये ट्यूब जो हैं वो नैरो बनाई जाती हैं। ठीक है, other two important wavelengths from the helium neon lasers are 1.15 and 3.39 micrometer, which correspond to the E4 to E3 and E6 to E5 transitions। अदर लेज़र ट्रांजिशंस भी हो रही हैं इसमें। वो कौन कौन सी है आपके पास, देखो, एक तो आपके पास ट्रांजिशन है E6 से और E5 में, ये आप ये वाली देख रहे हो 3.391 म्यू एम वाली। ठीक है, और एक आपके पास जो है वो कौन सी है, E4 से E3, यानी कि ये है 1.152 माइक्रोमीटर। सो इस जो इम्पोर्टेंट आपकी जो इसमें लेज़र लाइन है वो है 633 NM वाली। ओके, तो 633 NM के अलावा हमें दो और लाइंस मिलती हैं, वो है E6 टू E5 ट्रांजिशन में और E4 टू E3 ट्रांजिशन में। और ये डायग्राम सब एक ही हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम हो चाहे एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इसलिए
ये एक ही डायग्राम मैंने तीनों में इसको कॉपी किया हुआ है, एक ही वाला डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। और ये वाला डायग्राम और ये वाला, ये तीनों एक ही डायग्राम है, इसलिए इसमें ये मत सोचना कि ये कौन सी डायग्राम है। ओके, सो so it is observed that both 3.39 mu m and 6328 angstrom transitions share the same upper laser level। ये हम देख सकते हैं, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3.39 जो 3.39 माइक्रोमीटर की जो देख सकते हो उसमें कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो लेज़र लाइन है, ये मिल रही है हमें E4, E62, E62, E5, कौन सी 3.391, ठीक है। केवल ये लिख रही हूँ मैं, माइक्रोमीटर नहीं लिख रही हूँ। और जो 633 NM वाली है वो देखो आप कहाँ से कहाँ, E62 किस में ट्रांजिशन हो रहा है, E3 में, E6 to E3 ट्रांजिशन हो रहा है और हमें जो लेज़र लाइन मिल रही है 633 NM, ये है माइक्रो एम। ओके, तो इसके लिए जो देखो आप अपर लेज़र लेवल जो है वो एक ही है, E6, यानी कि यहाँ E6 से E3 में हो रहा है, यहाँ E6 से E5 में हो रहा है, तो इनके लिए जो अपर लेज़र लेवल है वो क्या है, एक ही है। ओके, बट ये देख सकते हैं हम कि 3.39 माइक्रोमीटर वाला जो ट्रांजिशन है वो एक बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली बहुत कम फ्रीक्वेंसी की है, जबकि 6328 एंगस्ट्रॉम या 633 NM ये वाली जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये वाली ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है। ये वाली जो ये जो लेज़र लाइन मिलेगी हमें, ये इतनी नहीं मिलेगी जितनी कि हमें ये वाली मिलेगी, E6 to E3 वाली, यानी कि 63 NM वाली। ओके, तो 63 NM वाली की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है बजाय 3.39 माइक्रोमीटर वाली लाइन की फ्रिक्वेंसी लाइन से। ओके, so for this reason Doppler broadening is much smaller at 3.39 माइक्रोमीटर। इसलिए जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसलिए डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है वो इसमें कम है, ठीक है। किसमें, 3.39 माइक्रोमीटर वाली जो ट्रांजिशन है उसकी डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है वो कम है, स्मॉलर, इट इज़ मच स्मॉलर एट 3.39 micrometer. So also, since the gain depends इन्वर्सली ऑन न्यू स्क्वायर, क्योंकि न्यू स्क्वायर जो गेन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यू स्क्वायर के। सो गेन जो होगा वो जो कम फ्रिक्वेंसी के लिए, बिकॉज गेन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर के, ठीक है। इसलिए न्यू जो है जितना कम होगा, गेन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सो जो कम फ्रिक्वेंसी वाली जो ट्रांजिशंस होगी उसके लिए जो गेन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो गेन इन दोनों में से कौन सी फ्रिक्वेंसी कम है, ये वाली, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है इस वाली लाइन के लिए, 3.39 वाली लाइन के लिए, लेज़र लाइन के लिए फ्रिक्वेंसी जो है कम है, तो इस फ्रिक्वेंसी के लिए जो गेन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा बजाय कि इस वाली लाइन की फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। सो ये कंपैरिजन था इनके बीच में कि गेन जो है हमें किस पे ज़्यादा मिलने वाला है, 3.39 माइक्रोमीटर की जो हमें लेज़र लाइन मिल रही है उसके लिए। सो दस ड्यू टू द वेरी लार्ज गेन oscillations will normally tend to occur at 3.39 micrometer rather than at 6328 angstrom। इसलिए जो हमें oscillations जो हैं वो नॉर्मली किस पे होंगी, किस वाली लाइन में होंगी, 3.39 वाली। ओके, क्योंकि गेन जो है किस में ज़्यादा है, 3.39 लेज़र ट्रांजिशन के लिए, 3.39 माइक्रोमीटर की जो लाइन है उस वाली ट्रांजिशन, यानी कि E6 to E5
E6 टू E5, इस वाली ट्रांजिशन के लिए हमें गेन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो इसलिए गेन जब ज़्यादा मिल रहा है तो ऑसिलेशंस भी जो होंगी वो नॉर्मली जो है वो कहाँ होंगे, 3.39 माइक्रोमीटर वाली यानी कि E6 टू E5 ट्रांजिशन में होंगे, ठीक, रादर देन दी 6328 एंगस्ट्रॉम। So if the resonator mirrors are placed outside the discharge tube, then reflections from the ends of the discharge tube can be avoided by placing the windows at the Brewster angle। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको ये वाला, ये रेजोनेटर ट्यूब जो है वो इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि अगर रेजोनेटर मिरर्स जो हैं वो हम आउटसाइड प्लेस करें तो डिस्चार्ज ट्यूब, आउटसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर हम इसको प्लेस करते हैं अगर रेजोनेंट मिरर्स को, तो रिफ्लेक्शंस जो होंगी डिस्चार्ज ट्यूब की जो एंड में, यहाँ ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी जो एंड में जो रिफ्लेक्शंस होंगी दे कैन बी अवॉइडेड बाय प्लेसिंग द विंडोज एट द ब्रिस्टर एंगल। तो ये अगर हम क्या कर दें, इसको, ये जो ये मिरर्स हैं, इन मिरर्स को हम डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर प्लेस कर दें। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर प्लेस कर दें, तो यहाँ से होने वाली जितनी भी रिफ्लेक्शंस होंगी वो क्या होंगी, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अगर जो ये विंडोज़ होंगी वो ब्रिस्टर एंगल पे होंगी, तो ये देखो आप, इसमें ब्रिस्टर एंगल है, ये लिखा हुआ ब्रिस्टर एंगल, ये तो ये विंडोज़ जो हैं वो ब्रिस्टर एंगल पे बनाई गई हैं, ठीक है। इसलिए ये जो विंडोज़ हैं वो क्या हैं, ब्रिस्टर एंगल्स पे बनाई गई हैं। So in such a case, the beam polarized in the plane of incidence suffers no reflection at the windows, while the perpendicular polarization suffers reflection losses। इसलिए जब बीम जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, अगर बीम जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे पोलराइज की गई है, पोलराइज अलोंग द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो उसकी वजह से जो है कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा उस बीम के साथ, वो बीम कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बट अगर परपेंडिकुलर पोलराइजेशन होगा तो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन सफर्स रिफ्लेक्शन लॉसेस, तो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन जो है रिफ्लेक्शन लॉसेस को सफ़र करती है। सो दिस लीड्स टू अ पोलराइज्ड आउटपुट ऑफ द लेज़र। तो इस तरह से हमें पोलराइज्ड आउटपुट जो है मिलती है इस गैस लेज़र में। ओके, तो ये सब जो है गैस लेज़र के बारे में था। और कौन से गैस लेज़र के बारे में था, हीलियम नियॉन गैस लेज़र के बारे में। तो हीलियम नियॉन गैस लेज़र के बारे में जब आपके पास एग्ज़ाम में आता है तो आपको यही पॉइंट्स करने हैं, और स्पेशली जो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको आपको समझाने की कोशिश करनी है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही।